आज मैं आपको सत्यजीत रे की एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका नाम है द विशियस वैम्पायर। तो आइए कहानी शुरू करते हैं, सत्यजीत रे की आवाज में। मुझे हमेशा से चमगादड़ों से बेहद नफरत रही है। जब भी कलकत्ता वाले मेरे घर के कमरे में कोई चमगादड़ फड़फड़ाता हुआ घुस आता है, तो मुझे सब कुछ छोड़कर तुरंत कमरे से बाहर भागना पड़ता है। खासकर गर्मियों में यह सोचकर ही मैं बेचैन हो जाता हूं कि कहीं उन जीवों में से कोई तेज गति से घूमते पंखे से टकराकर घायल होकर नीचे न गिर पड़े। इसलिए मैं अपने कमरे से भाग निकलता हूं और रसोइये विनोद को जोर से आवाज लगाता हूं कि वह आकर मुझे बचाएं। एक बार तो विनोद ने मेरे बैडमिंटन रैकेट से एक चमगादड़ को मार ही डाला था। सच कहूं तो मेरी नफरत में डर भी मिला हुआ है। चमगादड़ को देखते ही मेरा मन खराब हो जाता है। कितने अजीब जीव होते हैं ये, न पूरी तरह पक्षी न जानवर, और ऊपर से पेड़ों से उल्टा लटकने की उनकी विचित्र आदत। मुझे लगता है कि अगर दुनिया में चमगादड़ नाम की कोई चीज ही न होती तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं बेहतर जगह होती। कलकत्ता वाले मेरे कमरे में इतने बार चमगादड़ घुस चुके थे कि मुझे लगने लगा था मानो उन्हें मुझसे कोई विशेष लगाव हो। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि शिवड़ी के इस घर में भी मुझे अपने कमरे की छत से लटका हुआ एक चमगादड़ मिलेगा। यह तो हद ही हो गई थी। जब तक उसे वहां से हटाया न जाता, मैं उस कमरे में रह ही नहीं सकता था। मेरे पिता के मित्र तिनकोरी काका ने मुझे इस घर के बारे में बताया था। वे एक डॉक्टर थे और कभी शिवड़ी में ही प्रैक्टिस किया करते थे। सेवानिवृत्ति के बाद वे कलकत्ता चले गए थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से शिवड़ी में अब भी उनके बहुत से परिचित थे। इसलिए जब मुझे पता चला कि मुझे लगभग एक सप्ताह वहां बिताना होगा, तो मैं सीधे उन्हीं के पास सलाह लेने गया। उन्होंने पूछा, शिवड़ी वहां क्यों? तुम्हें वहां क्या काम है? मैंने उन्हें बताया कि मैं बंगाल के पुराने टेराकोटा मंदिरों पर एक शोध परियोजना पर काम कर रहा हूं। मेरा अंतिम उद्देश्य इस विषय पर एक पुस्तक लिखना था। देश भर में इतने सुंदर मंदिर बिखरे पड़े थे, लेकिन किसी ने भी उन पर वास्तव में कोई अच्छी पुस्तक नहीं लिखी थी। ओह हाँ, तुम तो कलाकार हो, है न? उन्होंने कहा। तो तुम्हारी रुचि मंदिरों में है, लेकिन खुद को सिर्फ शिवड़ी तक ही क्यों सीमित रखना चाहते हो? मंदिर तो हर जगह हैं, शुरुल, हेतमपुर, दुबराजपुर, फूलबेड़ा, बीरसिंहपुर। या फिर शायद वे इतने अच्छे नहीं हैं कि उन पर लिखा जाए। खैर, तिनकोरी काका ने मुझे इस घर के बारे में बताया। तुम्हें किसी पुराने घर में रहने से कोई परेशानी तो नहीं होगी? मेरा एक मरीज वहां रहा करता था। अब वह कलकत्ता चला गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि शिवड़ी में घर की देखभाल के लिए एक देखरेख करने वाला आदमी है। घर काफी बड़ा है। मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई दिक्कत होगी, और तुम्हें कोई किराया भी नहीं देना पड़ेगा। मैंने इस आदमी को यूं कहो कि मौत के मुंह से 3 बार वापस खींचा है। इसलिए मेरे किसी मेहमान को एक सप्ताह अपने घर में ठहराने में उसे बहुत खुशी होगी। तिनकोरी काका सही थे। घर तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन जैसे ही स्टेशन से मुझे लाने वाली साइकिल रिक्शा से उतरकर मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ, मैंने चमगादड़ को देख लिया। मैंने बूढ़े देखभाल करने वाले को बुलाया। तुम्हारा नाम क्या है? मधुसूदन। अच्छा मधुसूदन, यह बताओ, क्या श्रीमान चमगादड़ इस कमरे के स्थायी निवासी हैं या आज मेरे स्वागत के लिए विशेष रूप से आए हैं? मधुसूदन ने छत की ओर देखा, सिर खुजलाया और बोला, मैंने तो इसे देखा ही नहीं था साहब। यह कमरा आमतौर पर बंद रहता है। आज सिर्फ इसलिए खोला गया क्योंकि आप आने वाले थे।
लेकिन मैं चमगादड़ के साथ एक कमरा साझा नहीं कर सकता। चिंता मत कीजिए साहब, सूरज डूबते ही यह उड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता कि यह वापस न आए? नहीं साहब, यह लौटकर नहीं आएगा। आखिर क्यों आएगा? ऐसा तो नहीं कि इसने यहां घोंसला बनाया हो। यह कल रात किसी तरह अंदर आ गया होगा और फिर बाहर नहीं निकल पाया होगा, क्योंकि दिन में इसे दिखाई नहीं देता। चाय का एक कप पीने के बाद मैं बरामदे में रखी एक पुरानी बेंत की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। घर शहर के एक किनारे पर था। उत्तर दिशा में आम का एक बड़ा बाग था। पेड़ों के बीच से धान के खेतों की झलक दिखाई देती थी जो क्षितिज तक फैले हुए थे। पश्चिम दिशा में बांसों का झुरमुट था और उसके पार एक चर्च का शिखर ऊंचा खड़ा दिखाई देता था। यह निश्चित ही शिवड़ी का प्रसिद्ध प्राचीन चर्च रहा होगा। मैंने तय किया कि शाम को चर्च तक पैदल घूमने जाऊंगा। असली काम तो मुझे अगले दिन से शुरू करना था। शिवड़ी के आसपास लगभग 25 मील के क्षेत्र में कम से कम 30 टेराकोटा मंदिर थे। मेरे पास एक कैमरा था और फिल्म का भी अच्छा खासा भंडार था। इन मंदिरों की दीवारों पर बनी हर नक्काशी की तस्वीर लेनी थी। मंदिर शायद अधिक समय तक सुरक्षित न रह पाए और यदि वे नष्ट हो गए तो बंगाल अपनी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो देगा। उस समय शाम के 5:30 बज रहे थे। सूरज चर्च के पीछे डूब गया। अंधेरा होते ही मैंने अपनी टॉर्च उठाई और चर्च की ओर चल पड़ा। बीरभूम की लाल मिट्टी, उबड़ खाबड़ जमीन, ताड़ के पेड़ों की कतारें, मुझे यह सब बहुत पसंद था। शिवड़ी की यह मेरी पहली यात्रा थी। मैं वास्तव में यहाँ प्रकृति देखने नहीं आया था, फिर भी चर्च और उसके आसपास का वातावरण मुझे बेहद सुंदर लगा। मैं चर्च को पार कर और पश्चिम की ओर बढ़ गया। तभी मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जो किसी पार्क जैसा लग रहा था। वहां लोहे की रेलिंग से घिरा एक खुला मैदान था और उसमें लोहे का एक फाटक लगा था। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि वह पार्क नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान था। उसमें लगभग 30 कब्रें थीं। कुछ पर संगमरमर के नक्काशीदार स्तंभ बने थे, कुछ पर केवल संगमरमर की पट्टिकाएं थीं। सभी कब्रें निस्संदेह बहुत पुरानी थीं। स्तंभों में दरारें पड़ चुकी थीं और उन दरारों में से छोटे छोटे पौधे उग आए थे। फाटक खुला था। मैं अंदर चला गया और धुंधले तथा लगभग मिट चुके शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश करने लगा। वे सभी ब्रिटिश लोगों की कब्रें थीं, संभवतः उन लोगों की जो राज के शुरुआती दिनों में किसी महामारी या ऐसी ही किसी बीमारी के कारण मर गए थे। एक संगमरमर की पट्टिका पर लिखा हुआ कुछ अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मैं उसे पढ़ने के लिए टॉर्च जलाने ही वाला था कि मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं तुरंत मुड़ा। लगभग 10 फुट की दूरी पर एक ठिगना, मध्यम आयु का आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने काला कोट और धूसर रंग की पतलून पहन रखी थी। उसके हाथ में एक पुराना, जगह जगह से पैबंद लगा छाता था। उसने कहा, आपको चमगादड़ पसंद नहीं है ना? मैं चौंक गया। इस अजनबी को यह कैसे पता चला? वह आदमी हंस पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि मुझे यह कैसे मालूम हुआ। बहुत आसान है। आज सुबह जब आप उस देखभाल करने वाले से चमगादड़ को भगाने के लिए कह रहे थे, तब मैं पास ही कहीं था। ओह अच्छा। अब उस आदमी ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मेरा नाम जगदीश परसिवल मुखर्जी है। मेरा परिवार बहुत लंबे समय से शिवड़ी में रह रहा है। 4 पीढ़ियों से, समझे। मुझे शाम के समय चर्च और इस कब्रिस्तान में आना अच्छा लगता है। मैं ईसाई हूं। अब अंधेरा और गहरा हो चुका था।
मैं घर की ओर लौटने लगा। वह आदमी भी मेरे साथ साथ चलने लगा। वह मुझे थोड़ा अजीब लगा, हालांकि वह नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति नहीं लगता था, लेकिन उसकी आवाज बड़ी विचित्र थी, पतली भी और साथ ही कुछ कर्कश भी। किसी भी हालत में मैं उन लोगों के साथ कभी सहज महसूस नहीं कर सकता था जो जबरदस्ती दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। मैंने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जली। तभी मुझे याद आया कि स्टेशन पर मुझे नई बैटरियां खरीदनी थीं और मैं पूरी तरह भूल गया था। कितनी झुंझलाहट की बात थी। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर कहीं सांप हो तो? वह आदमी बोला। अपनी टॉर्च की चिंता मत कीजिए, मुझे अंधेरे में चलने की आदत है। मैं अच्छी तरह देख सकता हूं। सावधान, यहां एक गड्ढा है। उसने मुझे एक तरफ खींच लिया। फिर उसने पूछा, क्या आप जानते हैं कि वैम्पायर क्या होता है? हाँ, मैंने संक्षेप में उत्तर दिया। आखिर वैम्पायर के बारे में कौन नहीं जानता था? खून चूसने वाले चमगादड़ों को वैम्पायर कहा जाता है। वे घोड़ों और गायों जैसे जानवरों का खून चूसते थे। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसे चमगादड़ भारत में पाए जाते हैं या नहीं, लेकिन मैंने उनके बारे में विदेशी किताबों में जरूर पढ़ा था, और उन किताबों में केवल चमगादड़ों की ही चर्चा नहीं थी। उनमें उन मृत लोगों के बारे में भी लिखा था जो आधी रात को अपनी कब्रों से निकलकर सोए हुए लोगों का खून पीने आते थे। ऐसे जीवों को भी वैम्पायर कहा जाता था। काउंट ड्रैकुला की कहानी मैंने स्कूल के दिनों में पढ़ी थी। मुझे यह सोचकर झुंझलाहट हुई कि वह आदमी मेरे चमगादड़ों के प्रति घोर अरुचि के बारे में जानने के बावजूद वैम्पायरों की बात छेड़ बैठा था। हम दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर हम आम के बाग तक पहुंचे और वहां से घर साफ दिखाई देने लगा। यहीं वह अचानक रुक गया और बोला, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ कुछ दिनों तक रहने वाले हैं, है ना? लगभग 1 सप्ताह। बहुत अच्छा। तब तो हमारी फिर मुलाकात अवश्य होगी। आमतौर पर शाम के समय उसने कब्रिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं वहीं मिल जाऊंगा। मेरे पूर्वज भी उसी जगह दफनाए गए हैं। कल मैं आपको उनकी कब्रें दिखाऊंगा। मैंने मन ही मन कहा, तुमसे जितना कम सामना हो उतना ही अच्छा है। वैसे भी मैं चमगादड़ों को देख नहीं सकता था। उन मूर्ख जीवों पर चर्चा करना तो उससे भी बुरा था। सोचने के लिए दुनिया में और भी बहुत सी बातें थीं। जब मैं बरामदे की सीढ़ियां चढ़ रहा था, तब एक क्षण के लिए पीछे मुड़ा और देखा कि वह आदमी आम के पेड़ों के बीच गायब हो गया। तब तक धान के खेतों के उस पार सियारों का सामूहिक हुआ करना शुरू हो चुका था। अक्टूबर का महीना था, फिर भी कमरे के भीतर गर्मी और घुटन महसूस हो रही थी। रात के भोजन के बाद मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। एक बार तो मेरे मन में यह विचार भी आया कि कमरे का दरवाजा खोल दूं, जिसे मैंने चमगादड़ के दोबारा अंदर आ जाने के डर से बंद कर रखा था। लेकिन अंत में मैंने ऐसा नहीं किया। इसका कारण चमगादड़ नहीं था, बल्कि कुछ और था। यदि चौकीदार की नींद हल्की हो तो शायद चोरी का कोई खतरा न हो, लेकिन अगर कोई आवारा कुत्ता खुले दरवाजे से अंदर आ गया और मेरी चप्पलें चबा गया तो? किसी छोटे कस्बे में ऐसा होना बिल्कुल संभव था। वास्तव में मेरे साथ ऐसा 1 से अधिक बार हो चुका था। इसलिए दरवाजा खोलने के बजाय मैंने पश्चिम दिशा वाली खिड़की खोल दी। तुरंत एक ठंडी और सुखद हवा का झोंका अंदर आने लगा। कुछ ही देर में मैं सो गया और एक अजीब सपना देखने लगा। सपने में मैंने उसी आदमी को अपने कमरे की खिड़की से झांकते और मुझे देखकर मुस्कुराते हुए देखा। उसकी आंखें चमकीले हरे रंग की थीं और उसके दांत नुकीले तथा पतले थे।
फिर मैंने देखा कि वह एक कदम पीछे हटता है, अपनी दोनों भुजाएं उठाता है और खिड़की के रास्ते भीतर छलांग लगा देता है। ऐसा लगा मानो उसके अंदर आने की आवाज से ही मेरी नींद खुल गई हो। मैंने आंखें खोलीं और देखा कि सुबह हो चुकी थी। क्या भयानक सपना था। मैं उठ बैठा और चाय के लिए आवाज लगाई। मुझे जल्दी नाश्ता करके निकलना था, नहीं तो अपना सारा काम पूरा नहीं कर पाता। मधुसूदन जब बरामदे की मेज पर मेरी चाय रख रहा था, तब वह कुछ परेशान सा दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है मधुसूदन? तबीयत ठीक नहीं है या फिर रात को नींद नहीं आई? मधु बोला, नहीं बाबू, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बात मेरे बछड़े की है। तुम्हारे बछड़े को क्या हुआ? वह कल रात मर गया। शायद किसी सांप ने काट लिया। क्या? जी साहब, वह अभी केवल 1 सप्ताह का था। किसी चीज ने उसका गला काट लिया। भगवान जाने कहीं वह कोबरा तो नहीं था। मुझे अचानक बेचैनी होने लगी। गले पर काटा गया। मैंने यह बात कहा। अचानक मुझे याद आया, एक वैम्पायर चमगादड़। क्या मैं कल ही तो इसी बारे में नहीं सोच रहा था? वैम्पायर चमगादड़ जानवरों के गले से खून चूसते थे, लेकिन निश्चित ही बछड़े को सांप ने भी काटा हो सकता था। यह पूरी तरह संभव था, खासकर यदि वह सो रहा हो। फिर मैं उसके मरने को वैम्पायर चमगादड़ों से जोड़ने की कोशिश क्यों कर रहा था? मैंने मधुसूदन को सांत्वना के कुछ शब्द कहे और अपने कमरे में लौट आया। अनायास ही मेरी नजर छत की ओर उठ गई। चमगादड़ वापस आ चुका था। यह मेरी गलती थी। मुझे खिड़की खुली नहीं छोड़नी चाहिए थी। मैंने निश्चय किया कि आज रात चाहे कमरा कितना भी घुटन भरा क्यों न हो जाए, मैं सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद रखूंगा। पुराने टेराकोटा मंदिरों के बीच मेरा दिन काफी सुखद बीता। जिन कलाकारों ने उनकी दीवारों पर नक्काशी की थी, उनका कौशल वास्तव में अद्भुत था। मैं हेतमपुर से बस पकड़कर शाम लगभग 4:30 बजे शिवड़ी लौटा। घर पहुंचने के लिए मुझे कब्रिस्तान के पास से होकर गुजरना पड़ता था। दिन भर की व्यस्तता में मैं लगभग उस आदमी को भूल ही चुका था जिससे पिछली शाम मेरी मुलाकात हुई थी। इसलिए कब्रिस्तान के बाहर एक पेड़ के नीचे उसे खड़ा देखकर मैं चौंक गया। मुझे लगा सबसे अच्छा यही होगा कि मैं ऐसा दिखाऊं मानो मैंने उसे देखा ही नहीं और आगे बढ़ जाऊं। लेकिन ऐसा होना नहीं था। जैसे ही मैंने सिर झुकाया और अपनी चाल तेज की, वह उछलकर मेरी ओर आ गया। कल रात अच्छी नींद आई? मैंने बिना रुके केवल हाँ कहा। लेकिन यह साफ था कि कल की तरह आज भी वह मेरे साथ साथ चलेगा। वह तेजी से चलने लगा ताकि मेरे कदमों के साथ कदम मिला सके। मेरी एक अजीब आदत है, उसने कहा। मैं रात में सो नहीं सकता, इसलिए दिन में गहरी नींद सोता हूं और शाम से लेकर सुबह तक इधर उधर घूमता रहता हूं। ओह, आप समझ ही नहीं सकते कि रात में घूमने का कितना आनंद है। आपको जरा भी अंदाजा नहीं कि इसी कब्रिस्तान में कितनी चीजें हैं जो देखे जाने और सुने जाने के लिए मानो पुकार रही हैं। क्या आपने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जो वर्षों से जमीन के नीचे एक लकड़ी के बक्से में बंद पड़े हुए हैं? क्या आपने उनकी अधूरी इच्छाओं के बारे में सोचा है? कोई भी कैदी बनकर रहना नहीं चाहता। उनमें से हर एक बाहर निकलना चाहता है। लेकिन बाहर निकलने का रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए अपने दुख में कुछ रोते हैं, कुछ विलाप करते हैं और कुछ गहरी सांसें भरते हैं। आधी रात को जब सियार सो जाते हैं और झींगुरों की आवाज भी शांत हो जाती है, तब जिन लोगों के कान बहुत संवेदनशील होते हैं,
मेरे जैसे वे उन लोगों की धीमी कराहें सुन सकते हैं जो लकड़ी के बक्सों में कीलों से जड़े पड़े हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसके लिए कानों का बहुत तेज होना जरूरी है। मेरी आंखें और कान रात में बहुत अच्छी तरह काम करते हैं, बिल्कुल एक चमगादड़ की तरह। मैंने सोचा मुझे इस आदमी के बारे में मधुसूदन से अवश्य पूछना चाहिए। कुछ प्रश्न थे जिनके उत्तर मैं जानना चाहता था, लेकिन मुझे मालूम था कि उनसे सीधे पूछने का कोई लाभ नहीं होगा। वह वास्तव में कितने समय से शिवड़ी में रह रहा था? वह जीविका के लिए क्या करता था? वह रहता कहाँ था? वह मेरे साथ साथ चलता रहा और लगातार बोलता रहा। मैं आमतौर पर लोगों से मिलने जुलने की जहमत नहीं उठाता, उसने कहा, लेकिन आपसे मिलने के लिए मुझे अवश्य आना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ आपके रहने के बाकी दिनों में आप मुझे अपनी संगति के सुख से वंचित नहीं करेंगे। इस बार मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं रुक गया, उस आदमी की ओर मुड़ा और कुछ रूखे स्वर में बोला, देखिए महाशय, मैं यहाँ केवल 1 सप्ताह के लिए आया हूँ। मेरे पास बहुत सारा काम है। मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ समय बिता सकता हूँ। मेरी बात सुनकर पहले तो वह आदमी थोड़ा निराश सा दिखाई दिया, फिर मुस्कराकर बोला। उसकी आवाज कोमल थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। हो सकता है आप मुझे अपना साथ न दें, लेकिन मैं तो आपको अपना साथ दे ही सकता हूँ, है न? और फिर मैं उस समय की बात नहीं कर रहा था जब आप अपने काम में व्यस्त होंगे, यानी दिन के समय। अब उसके साथ और समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने जल्दबाजी में नमस्कार किया और तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। जगदीश मुखर्जी? मुझे नहीं लगता कि मैं। ओह, जरा ठहरिए। क्या वह नाटासा आदमी है? जैकेट और पतलून पहनता है। रंग थोड़ा सावला है। हाँ हाँ। अरे बाबू, वह आदमी पागल है। बिल्कुल पागल। दरअसल अभी कुछ समय पहले ही उसे पागलखाने से छोड़ा गया है। लोग कहते हैं कि अब वह ठीक हो गया है। आप उससे कहाँ मिले? मैंने तो उसे बहुत दिनों से नहीं देखा। उसके पिता नीलमणि मुखर्जी नाम के एक पादरी थे। बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन सुना है कि मरने से पहले वे भी पूरी तरह सनक गए थे। मैंने इस विषय को आगे नहीं बढ़ाया। मैंने केवल इतना कहा, वह चमगादड़ फिर से कमरे में आ गया था। लेकिन यह पूरी तरह मेरी गलती थी। मैंने खिड़की खुली छोड़ दी थी। मुझे पता नहीं था कि उसकी कुछ सलाखें टूटी हुई हैं। मधु बोला, कल सुबह मैं उन जगहों को भरवा दूंगा बाबू। आज रात के लिए शायद आपको खिड़की बंद रखनी चाहिए। रात के भोजन के बाद मैंने उस दिन देखे गए मंदिरों के बारे में अपने नोट्स पूरे किए। फिर कैमरे में फिल्म का नया रोल डाला। खिड़की से बाहर झांकने पर मैंने देखा कि पिछली रात के बादल छंट चुके थे और चारों ओर चांदनी बिखरी हुई थी। मैं कुछ देर बरामदे में बैठा रहा और लगभग रात 11 बजे अपने कमरे में लौट आया। फिर मैंने एक गिलास पानी पिया और अंततः बिस्तर पर लेट गया। जगदीश मुखर्जी की बातें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। निस्संदेह विज्ञान के इस युग में उसकी बातें किसी पागल व्यक्ति की बकवास से अधिक कुछ नहीं थीं। मुझे पता लगाना चाहिए कि वह किस पागलखाने में रहा था और उसका इलाज किस डॉक्टर ने किया था। चूंकि बादल छंट गए थे, इसलिए पिछली रात जैसी घुटन नहीं थी। खिड़की बंद रखना भी कठिन नहीं लग रहा था, बल्कि उस रात तो मुझे अपने साथ लाई हुई अतिरिक्त चादर भी ओढ़नी पड़ी। आंखें बंद करते ही मुझे नींद आ गई, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी नींद खुल गई।
मुझे न तो समय का पता था और न ही यह कि आखिर किस चीज ने मुझे जगा दिया था। तभी मेरी नजर दीवार पर पड़ी चांदनी के एक चौकोर धब्बे पर गई और मेरा दिल जोर से धड़क उठा। भगवान जाने खिड़की कब खुल गई थी। खुली खिड़की से चांदनी भीतर आ रही थी। उस रोशनी में मुझे किसी चीज की परछाई दिखाई दी जो बार बार गोल गोल चक्कर लगा रही थी। मैंने सांस रोक ली, धीरे से सिर घुमाया और ऊपर देखा। इस बार मैं चमगादड़ को साफ देख सकता था। वह मेरे बिस्तर के ठीक ऊपर गोल गोल उड़ रहा था और धीरे धीरे नीचे उतरता जा रहा था। मैंने अपना सारा साहस एकत्र किया। ऐसे समय पर यदि मैं अपना धैर्य खो बैठता तो परिणाम भयानक हो सकता था। चमगादड़ से नजर हटाए बिना मैंने अपना दायां हाथ बिस्तर के पास रखी मेज की ओर बढ़ाया और अपनी मोटी हार्ड बाउंड नोटबुक उठा ली। जैसे ही चमगादड़ अंतिम बार झपटा और मेरे गले पर हमला करने के लिए नीचे आया, मैंने पूरी ताकत से नोटबुक उसके सिर पर दे मारी। चमगादड़ खिड़की की ओर उछल गया। टूटे हुए लोहे के सिंखचों से टकराते हुए वह बाहर जमीन पर जा गिरा और अगले ही क्षण मुझे ऐसा लगा जैसे कोई व्यक्ति जमीन पर दौड़ता हुआ दूर जा रहा हो। मैं तुरंत खिड़की तक पहुंचा और बाहर झांका, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। चमगादड़ का भी कोई निशान नहीं था। उस घटना के बाद मैं दोबारा सो नहीं पाया। सुबह सूरज की पहली किरणों ने रात के सारे भय को मिटा दिया। यह मान लेने का कोई कारण नहीं था कि वह चमगादड़ वास्तव में कोई वैम्पायर था। हाँ, वह निश्चित रूप से मेरे बहुत पास तक आ गया था, लेकिन यह कैसे साबित किया जा सकता था कि उसका उद्देश्य मेरा खून चूसना था। यदि कब्रिस्तान वाले उस अजीब आदमी ने वैम्पायरों की बात न छेड़ी होती तो शायद मैं कभी ऐसा सोचता भी नहीं। शिरुडी का एक चमगादड़ मुझे कलकत्ता के किसी भी चमगादड़ से अलग नहीं लगता। मैंने निश्चय किया कि अब इस पूरी बात को भूल जाना चाहिए। मुझे हेतमपुर में कुछ काम करना था। मैंने चाय का कप खत्म किया और लगभग 6:30 बजे निकल पड़ा। जब मैं कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो एक चौंका देने वाला दृश्य दिखाई दिया। कुछ स्थानीय लोग जगदीश मुखर्जी को उठाकर ले जा रहे थे। वह बेहोश लग रहा था और उसके माथे पर एक बड़ा काला निशान पड़ा हुआ था। मैंने पूछा, इसे क्या हुआ? उनमें से एक आदमी हंस पड़ा। शायद पेड़ से गिर गया, उसने कहा। क्या? पेड़ से गिर गया? वह पेड़ पर क्या कर रहा था? वह आदमी बोला, आप नहीं जानते बाबू, यह आदमी पूरी तरह पागल है। हाल के दिनों में इसकी हालत थोड़ी सुधरी थी। उससे पहले तो हर शाम अंधेरा होते ही यह पेड़ों पर चढ़ जाता था और उल्टा लटक जाता था, बिल्कुल एक चमगादड़ की तरह। सत्यजीत रे की यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कई बार हमारा डर ही साधारण बातों को रहस्यमय और डरावना बना देता है। जब हम किसी अंधविश्वास या कल्पना को सच मान लेते हैं तो हर छोटी घटना भी हमें असामान्य लगने लगती है। इसलिए हमेशा डर के बजाय सच्चाई और तर्क पर भरोसा करना चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और मजेदार कहानी के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।